बलवन का प्रधानमंत्री का काल अपन ने कल अपनी पिछली वीडियो में पढ़ा था। आज हम बलवन का प्रधानमंत्री के शासक के रूप में अपन अध्ययन कर रहे थे। बलवन का शासक के रूप में अध्ययन, यानी कि बलवन जब शासक बना था तो 1266 से लेकर 86 ईस्वी था। कई बुकों में 87 भी दिया गया जाता है, 86 87, लेकिन 20 वर्ष वो प्रधानमंत्री के रूप में कार्य किया और 20 वर्ष उन्होंने सुल्तान के रूप में कार्य किया, यानी कि शासक के रूप में कार्य किया। अपन ने बताया था कि जब प्रोफेसर हसन निजामी लिखता है कि बलवन ने नासिरुद्दीन महमूद को मरवा दिया था, यानी कि शासन सत्ता प्राप्त करने के लिए। लेकिन कुछ इतिहासकार कहते हैं कि उसकी मृत्यु प्राकृतिक प्रकोप के द्वारा हुई थी, न कि बलवन ने, क्योंकि नासिरुद्दीन महमूद को कोई पुत्र नहीं था और पुत्र नहीं होने की वजह से बलवन उसका ससुर नासिरुद्दीन महमूद का उसका ससुर शासक बना था। अब शासक बनने के बाद में सबसे पहले उसके जो सामने समस्या आई थी, तुर्क विरोधी तुर्क सरदारों का विरोधी रुख, तुर्क सरदारों का विरोधी रुख, तुर्क सरदारों का विरोधी रुख, यानी कि तुर्क सरदारों का विरोधी रुख। बलवन के समय तुर्क अमीरों ने एक गुट बनाया। बलवन के समय तुर्क अमीरों ने एक गुट बनाया और वह गुट धीरे धीरे इतना शक्तिशाली हो गया कि वह मुस्लिम सरदारों को दिक्कत देने लग गया, यानी कि उनको शासन चलाने में उनको कष्ट महसूस करने लग गया था। अब क्या बलवन उन तुर्क विरोधी सरदारों के लिए एक इंग्लैंड के सम्राट हेनरी सप्तम की तरह सिद्ध हुआ और उन्होंने एक कानून बनाकर तैयार करवाया, यानी कि उनको किसी प्रकार कठोर दंड दिया जाए, यानी कि आपस में मिलना जुलना बंद कर दिया, जुआ खेलना बंद कर दिया, हंसी मजाक करना बंद कर दिया। तो ऐसी स्थिति में बलवन ने तुर्क सरदारों को कठोर दंड दिया। वो शादी विवाह में भी सुल्तान से अनुमति लेकर कर सकते थे, यानी कि जो सरदार उसको प्रशासन में संचालन करने में कठिनाई महसूस करने लगे थे, उन सरदारों को उन्होंने कठोरता से दंड दिया और उनके लिए वो इंग्लैंड के सम्राट हेनरी सप्तम की तरह सिद्ध हुआ था, यानी कि आपस में मिलना जुलना बंद कर दिया, जुआ खेलना बंद कर दिया, हंसी मजाक बंद कर दिया। तो इस प्रकार उन्होंने अपने दरबार में एक वैभवशाली दरबार के रूप में उन्होंने तुर्क सरदारों को सिद्ध हुआ था। अगला है बंगाल का पुनर्विजय। बंगाल का पुनर्विजय या पुणे विजय, बंगाल का पुणे विजय। अब क्या हुआ, पहले बंगाल पर कुतुबुद्दीन का अधिकार हो गया, बलवन का अधिकार हो गया था। तुगरिल बेग, कौन था? तुगरिल बेग। ये
बलवन का खरीदा हुआ दास था। तुगरिल बेग बलवन का खरीदा हुआ दास था और अपनी योग्यता और बुद्धि के बल पर इन्होंने अपने प्रशासन को सुचारू चलाने का प्रयास किया। लेकिन तुगरिल बेग एक स्वतंत्र शासक के रूप में उभर कर आया और उन्होंने 1279 ईस्वी में सुल्तान की उपाधि धारण की थी। 1279 ईस्वी में सुल्तान की उपाधि धारण की थी। अब क्या हुआ, वो दिल्ली में अपने आप को स्वतंत्र शासक घोषित कर दिया। दिल्ली में अपने आप को स्वतंत्र शासक घोषित कर दिया। दिल्ली में अपने आप को स्वतंत्र शासक घोषित कर दिया और उसको कर देना बंद कर दिया। यह सुनकर बलवन बड़ा क्रुद्ध हुआ और उसने अवध के सूबेदार अमीन खां को तुगरिल को दमन करने के लिए भेजा। अवध के सूबेदार अमीन खां के नेतृत्व में तुगरिल के विरुद्ध सेना भेजी, परंतु अमीन खां परास्त हुआ। अमीन खां क्या हुआ? परास्त हुआ। अमीन खां परास्त हुआ। बलवन उससे क्रुद्ध हुआ और उसे बलवन के पास जब वो आया तो बलवन ने उसका सर धड़ अलग से कर दिया और उसका सिर दिल्ली के दरवाजे पर टांग दिया। अब क्या हुआ, फिर उसने सेना तैयार करी बलवन ने और मलिक तर्दी बेग, मलिक तिरमित बेग, मलिक तिरमित बेग के नेतृत्व में सेना भेजी। मलिक तिरमित बेग के नेतृत्व में सेना भेजी, लेकिन तुगरिल खां के हाथों, तुगरिल के हाथों से तिरमित भी पराजित हुआ। इससे बलवन और ज्यादा नाराज हो गया। जब बलवन ज्यादा नाराज हुआ तो उन्होंने अपना शासन काजी फखरुद्दीन यानी कि कोतवाल फखरुद्दीन को सौंपकर तुगरिल का दमन करने के लिए चल पड़ा और अपने पुत्र बुगरा बुगरा खां के साथ वह स्वयं बंगाल की ओर रवाना हुआ। बुगरा खां के नेतृत्व में स्वयं बंगाल की ओर रवाना हुआ। उन्होंने अवध में 2 लाख
सैनिकों की भर्ती की। उसने अवध में 2 लाख सैनिकों की भर्ती की और वर्षा की चिंता न करते हुए पूर्वी बंगाल की ओर चढ़ाई कर दी। परंतु तुगरिल खां उसकी सेना का समाचार सुनते ही भाग खड़ा हुआ और हाजी नगर में उसका वध कर दिया गया था। भाग खड़ा हुआ और हाजी नगर में उसका वध कर दिया गया। इतिहासकार बर्नी लिखता है बर्नी लिखता है कि मुख्य बाजार के दोनों ओर मुख्य बाजार के दोनों ओर मुख्य बाजार के दोनों ओर 1-2 मील लंबी सड़क पर दोनों ओर 1-2 मील 1-2 मील लंबी सड़क पर 1-2 मील लंबी सड़क पर खूंटों की पंक्ति गाड़ी गई और उन पर तुगरिल के साथियों के शरीर को ठोका गया। मुख्य बाजार के दोनों तरफ 1-2 मील लंबी सड़क पर खूंटों की पंक्ति गाड़ी गई और उन पर तुगरिल के साथियों के शरीर को ठोका गया। ये बात कौन कहता है? इतिहासकार बर्नी कहता है। अब आता है अपना अगला मंगोलों के आक्रमण से राज्य को सुरक्षित करना। मंगोलों के आक्रमण से राज्य की सुरक्षा। मंगोलों के आक्रमण से राज्यों की सुरक्षा। मैंने आपको कल भी बताया था कि मंगोलों का भय भारत को इल्तुतमिश के समय से ही हो रहा था। मंगोलों का भय भारत में इल्तुतमिश के समय से ही हो रहा था। यानी कि मंगोलों का भय भारत में इल्तुतमिश के समय से हो रहा था।
इल्तुतमिश के समय में जलालुद्दीन मांगबरनी भारत की सीमा पर आ गया और जलालुद्दीन मांगबरनी ने इल्तुतमिश से सहायता मांगी और सहायता उन्होंने देने से मना कर दिया और अपने राज्य को सुरक्षित कर रख लिया। इसके बाद में रजिया के समय मंगोलों का आक्रमण हुआ, यानी कि जलालुद्दीन मांगबरनी का उत्तराधिकारी ने रजिया से सहायता मांगी और रजिया ने भी अपने पिताजी की तरह अनुसरण करते हुए और सहायता देने से मना कर दिया। बलवन के समय से ही उत्तर पश्चिम की सीमा मंगोलों से सुरक्षित रखने की योजना बनी और उन्होंने उत्तर पश्चिमी सीमा के लिए वहां पर दुर्ग स्थापित करवाए, नए दुर्गों की बनवाए, पुराने दुर्गों की मरम्मत करवाई और वहां पर बहादुर सैनिकों की नियुक्ति की और अपने चचेरे भाई शेर खां को वहां किलों का संरक्षक नियुक्त का वहां का उत्तराधिकारी नियुक्त किया और शेर खां के समय में उत्तर पश्चिम नीति थी, उस पर किसी प्रकार की आंच नहीं है, यानी कि शेर खां ने उत्तर पश्चिम जो मंगोलों की नीति वो हमेशा दबाए रखा। लेकिन शेर खां की मृत्यु के बाद में फिर मंगोलों के आक्रमण शुरू हो गए थे। अब मंगोलों के आक्रमण शुरू हो गए तब उन्होंने क्या किया, उसको दो भागों में बांट दिया। मंगोलों के आक्रमण को उन्होंने दो भागों में बांट दिया, सुनम और सामना का उत्तराधिकारी बलवन ने अपने छोटे पुत्र बुगरा खां को सौंपा, बुगरा खां को, और मुल्तान, सिंध और लाहौर, मुल्तान, सिंध, लाहौर अपने बड़े पुत्र महमूद को सौंपा, मोहम्मद खां को सौंपा। लेकिन एक बार क्या हुआ कि मंगोलों का आक्रमण एक बड़े जोर से आया और इसमें मोहम्मद खां लड़ता हुआ मारा गया और अपने पुत्र के मरने की वजह से बलवन का दिल दहल गया। लेकिन उन्होंने फिर दोबारा से, यानी कि बलवन के समय जो मंगोलों का जो भयंकर आक्रमण हुआ उसके बाद दोबारा काफी समय तक मंगोल शांत रहे। अब राज्य को संगठित करना अगला पॉइंट है, राज्य को संगठित करना। राज्य को संगठित करना। बलवन जानता था कि जो राज्य के अंतर्गत जो समस्याएं उत्पन्न हो रही थी और जो अस्त व्यस्त फैला हुआ था उसको सुदृढ़ करना था। तो बलवन ने सबसे पहले अपने उत्तराधिकारी को सुरक्षित करने के लिए अपने सेनाओं को तैयार करवाया और सेनाओं को तैयार करवाया और जो बाधा छोटी मोटी थी उनमें दो मुख्य थे, एक विद्रोहियों का दमन करना और दूसरी थी चालीसा का दमन करना। यानी कि राज्य को तो विद्रोहियों का दमन करना, विद्रोहियों का दमन करना। बलवन जानता था कि जो दिल्ली के समीप का आसपास जो जंगल था
उसको उन्होंने साफ करवाया। साफ करने से वहां पर अवध और दोआब के हिंदू शासकों की सैनिक कार्रवाई की। इसके अलावा भोजपुर, पटियाला, कंपिल और बदायूं, भोजपुर, पटियाला, कंपिल, भोजपुर, पटियाला, कंपिल और बदायूं में सैनिक चौकियां स्थापित की। अब सैनिक चौकियां स्थापित करने के बाद में उन्हें राजपूतों के जो गढ़ थे उन गढ़ों को निकालकर राजपूतों पर अत्याचार किए। इसके पश्चात जहां राजपूतों के जो गढ़ थे भोजपुर, पटियाला, कंपिल, बदायूं, वहां सैनिक चौकी स्थापित की और वहां से राजपूतों को निकालकर उनके गढ़ों को समाप्त करने के लिए और उनको पर अत्याचार कर उनको मरवाना शुरू कर दिया। इसके बाद में उन्होंने कटिहार की ओर कूच किया। कहां की ओर किया? कटिहार। कटिहार की ओर कूच किया। कटिहार में उसने बड़ी निर्दयता की नीति अपनाई। उन्होंने यहां के मकानों को जला दिया गया, अग्नि के भेंट चढ़ा दिया गया था और स्त्री, पुरुष और बच्चों को उन्होंने क्या बंदी बना लिया। एल श्रीवास्तव लिखते हैं कि डॉक्टर एल श्रीवास्तव लिखते हैं कि प्रत्येक जंगल तथा गांव मनुष्यों के लाश से सड़ता हुआ छोड़ दिया। प्रत्येक जंगल व गांव लाशों से सड़ता हुआ छोड़ दिया। यानी कि प्रत्येक जंगल और गांव लाशों से सड़ता हुआ छोड़ दिया। थोड़े बहुत जो बचे थे वे इत्र उत्र भाग गए और एक दूसरे के नीचे दब गए। यानी कि इस प्रकार उन्होंने उनके साथ अत्याचार किया। और इस घटनाओं से स्पष्ट होता है कि बलबन बिस्मार्क की तरह लौह और रक्त की नीति अपनाई थी। जैसे जर्मनी का बिस्मार्क था ना, उन्होंने लौह रक्त की नीति अपनाई, इसी प्रकार बलबन ने लौह और रक्त की नीति अपनाई। लौह और रक्त की नीति अपनाई। अब है 40 गुलामों के दल का समाप्त करना। चालीस गुलामों के दल को समाप्त करना। 40 गुलामों के दल को समाप्त करना। बलबन अच्छी तरह जानता था कि 40 गुलामों के दल यानी कि 40 गुलामों के दल की स्थापना करने वाला इल्तुतमिश था। इल्तुतमिश के समय में उन्होंने अपने विश्वास पात्र लोगों को 40 लोगों को या 40 अमीरों के लोगों का एक दल बनाया था, जिसे 40 मंडल भी कहते, दल 40 भी कहा जाता है और तुर्के चहलगानी के नाम से भी जाना जाता है। लेकिन ये दल बाद में इतना अधिक शक्तिशाली हो गया था कि
किसी को भी वह गद्दी पर बैठा सकता था, किसी को भी गद्दी से उतार सकता था। तो ऐसी स्थिति में बलवन जानता था कि जब तक ये 40 गुलामों के दल को समाप्त नहीं किया जा सकता तब तक मेरा राज्य सुचारू रूप से नहीं चल सकता, क्योंकि वो जानता था कि वो 40 गुलामों के दल का एक सदस्य रह चुका था। इसीलिए उन्हें सबसे पहले इस 40 मंडल के दल को उन्होंने समाप्त कर और कठोरता से उसको दबा दिया गया था। अब है बलवन का राजत्व सिद्धांत। बलवन का राजत्व सिद्धांत। बलवन का राजत्व सिद्धांत प्राचीन काल से ही प्राचीन काल से ही भारत व यूरोप के राजतंत्रों में प्राचीन काल से ही भारत व यूरोप के राजतंत्रों में राजत्व तत्व विद्यमान था। राजतंत्रों में राजत्व तत्व विद्यमान था। विद्यमान था। अब अपन बात करते हैं कि जिस आधार पर देवीय यानी कि जो राजत्व सिद्धांत था उसका आधार देवीय था, यानी कि जो क्या था, देवीय था। राजत्व सिद्धांत का आधार क्या था, देवीय आधार था। इसी का अनुसरण करते हुए फ्रांस के सम्राट लुई 14वां और भारत के सम्राट समुद्रगुप्त फ्रांस के सम्राट लुई 14वां और भारत के सम्राट समुद्रगुप्त आदि ने देवी सिद्धांत को आधार माना और इन्हीं आधार पर बलवन ने भी राजत्व सिद्धांत देवी सिद्धांत का प्रतिपादन किया। इसी आधार पर बलवन ने भी राजत्व के देवी सिद्धांत के आधार को स्वीकार किया। बलवन ने अपने वसीयत में लिखा है, बलवन ने अपने वसीयत में लिखा है कि अपने वसीयत में राजत्व सिद्धांत को स्वीकार किया और उसको प्रस्तुत किया। इसका संकलन बर्नी ने किया था, यानी कि बलवन ने अपने वसीयत में राजत्व सिद्धांत को स्वीकार किया और उसका शुरू किया, लेकिन उसका जो सिद्धांत था वो देवी सिद्धांत था और उसको किसने स्वीकार किया था, बलवन ने स्वीकार किया। और उसको संकलित किसने किया वसीयत के आधार पर, इतिहासकार बर्नी ने किया था। अब राजत्व देवी सिद्धांत निरंकुशता पर आधारित था। किस पर आधारित था, निरंकुशता पर आधारित था। उसके अनुसार सुल्तान का हृदय ईश्वर का प्रतिबिंब है। सुल्तान का हृदय ईश्वर का प्रतिबिंब है और उसका आत्मा और हृदय की पवित्रता उसके अंतर्गत होती है, यानी कि सुल्तान का हृदय ईश्वर का कीर्ति प्रतिबिंब है और उसने अपने हृदय तथा आत्मा की पवित्रता के लिए प्रयत्न करना चाहिए, ईश्वर की दया के लिए अनुग्रहित रहना चाहिए।
एवं अनुग्रहित सुल्तान को सदा ईश्वर के संरक्षण में रहना चाहिए, इसी प्रकार जीवन व्यतीत करना चाहिए। इन्हीं शब्दों के आधार पर व्यक्ति की योग्यता, गुणों और साधारणतः भिन्न होना चाहिए। इनको जो उसका दैवी सिद्धांत था वो निरंकुशता पर आधारित था। बलवन के दैवी सिद्धांत को उन्होंने दिल्ली सल्तनत की प्रतिष्ठा, न्याय, योग्यता के आधार पर उन्होंने उठाया था। वो जानता था कि तुर्क अमीर को जो शक्ति थी वो धीरे धीरे नीचे गिरती जा रही थी, तो उन्होंने उसको ऊंचा उठाने के लिए दैवी सिद्धांत का पालन किया और चालीसा का दमन किया था। निजामी के अनुसार वो अपने दैवीय राजत्व के द्वारा अपने राजहत्या के कलंक को धोना चाहता था। कौन कहता है? निजामी। निजामी कहता है कि वे दैवीय सिद्धांत के आधार पर अपने ऊपर राज हत्या के कलंक को धोना चाहता था। अपने ऊपर राज हत्या के कलंक को धोना चाहता था। दैवी सिद्धांत के ओर में या दैवी सिद्धांत के आधार पर अपने ऊपर राज हत्या के कलंक को धोना चाहता। इतिहासकार हबीबुल्लाह के अनुसार वे दैवीय दायित्व के आड़ में अपनी सत्ता को वैधानिकता रूप देना चाहता था। हबीबुल्लाह क्या कहता है? वह दैवीय दायित्व के आड़ में अपनी सत्ता को वैधानिकता रूप देना चाहता है। अपनी सत्ता को वैधानिक रूप देना चाहता है। वैधानिकता रूप देना चाहता है, क्योंकि वह दासता से मुक्त नहीं था। क्योंकि वह दासता से मुक्त नहीं था। यानी कि जो बलवन ने अपने ऊपर जो राजत्व सिद्धांत लागू किया, बलवन ने स्वयं को नियामत खुदाई का अर्थ होता है राजा पृथ्वी पर ईश्वर का प्रतिनिधि है। राजा पृथ्वी पर ईश्वर का प्रतिनिधि, राजा पृथ्वी पर ईश्वर का प्रतिनिधि है।
और जिल्ले अल्लाह, दूसरे जिल्ले अल्लाह, यानी कि ईश्वर का प्रतिबिंब, ईश्वर का प्रतिबिंब, ईश्वर का प्रतिबिंब बताएं। वंशावली अत्यधिक महत्व देते हुए स्वयं को, वंशावली पर स्वयं को अत्यधिक महत्व देते हुए अपने आप को अपरास्याव का वंशज समझा। अपरास्याव का वंशज समझा, यानी कि अपने आप को ऊंची जाति का, यानी कि नीची जाति का होते हुए भी अपने आप को ऊंची जाति का समझा। और उन्होंने अपने दरबार में 30 अधिकारियों को पदच्युत कर दिया। अपने दरबार में 30 अधिकारियों को पदच्युत कर दिया। क्योंकि वह नीची जातियों से संबंधित थे और उन्होंने अपनी मान मर्यादा को, अपनी मान मर्यादा प्रतिष्ठा को दिखाने के लिए उन्होंने सिजदा और फाबोस, सिजदा और फेबोस, सिजदा और फेबोस प्रथा को चालू किया। सिजदा का अर्थ होता है कि दरबार में राजा के सम्मुख जाकर, यानी कि पैरों के घुटने को हाथों टेक कर और उसके सम्मुख सलाम करना, सिजदा करना है। पैरों के घुटनों के बल पर माथा टेक कर उसको सिजदा करना, और फाबोस यानी कि दंडवत लेटकर उसके पैरों का चुम्बन करना, यानी कि सिजदा और फाबोस 2 प्रकार की उन्होंने प्रथा चलाई और नौरोज के उत्सव को मनाना बंद कर दिया। नौरोज के उत्सव को मनाना बंद कर दिया और उन्होंने कहा, यानी कि मैं जब छोटी या नीची जातियों से मिलता हूं या तो मेरा हाथ सीधा तलवार पर जाता है, यानी कि उन्होंने छोटी जातियों से मिलना जुलना तक बंद कर दिया और अपने आप को यानी कि ऊंचा समझने के लिए ये उन्होंने हमेशा सिर्फ उसके जो व्यक्ति अंगरक्षक होते थे उसी से मिलना जुलना बात करता था, हमेशा एकांत में बैठा रहता था, किसी से मिलने जुलना उन्होंने त्याग दिया था। ठीक है सर, और रह गया अभी टाइम। अपने राजत्व को प्रभावशाली बनाने के लिए उन्होंने लंबी दाढ़ी और ऊंचा मुकुट पहनना शुरू कर दिया। लंबी दाढ़ी और ऊंचा मुकुट पहनना शुरू कर, तो उसका चेहरा ऐसा लगता था यानी कि 1 गज के समान प्रतीत होता था और हमेशा उसके सामने चमचमाती हुई तलवारों को लेकर अंगरक्षक खड़े रहते थे। उन्होंने अपने दरबार में हंसी मजाक, नृत्य और छोटी जातों से मिलना जुलना सब उन्होंने बंद कर दिया था, यानी कि हमेशा गंभीर मुद्रा में बैठा रहता था घंटों तक, चाहे कैसी भी परिस्थिति हो वो हमेशा एकांत में बैठा रहता था। अपने पुत्र यानी कि जब महमूद शाह की मृत्यु हो गई थी, लेकिन वो जब दरबार में उपस्थित होता था तो किसी प्रकार की उसके चेहरे पर सिकन नहीं होती थी, लेकिन जब एकांत में बैठा रहता था तो उसकी याद में वो हमेशा फूट फूट कर रोया करता था। ठीक है, कल अगली वीडियो में अपन करा देंगे।